उधर रूस ने नेटो से लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी और उसकी वायुसेना ने अभ्यास तेज कर दिया। यह जानकारी रूस की वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने दी और एक इंटरव्यू में बताया कि रूस अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में जुट चुका है, जिसकी वजह रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड है, जो अब नेटो का 31वां सदस्य और रूस का कट्टर दुश्मन है। और इसीलिए रूस की वायुसेना ने जमीन आसमान एक कर दिया। रूस और फिनलैंड के बॉर्डर पर तगड़ा युद्ध अभ्यास हुआ। ये जानकारी रूस की वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने दी और बताया कि रूस की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर खतरा है, क्योंकि रूस से 1300 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करने वाला फिनलैंड अब नेटो में है और नेटो की सेना कभी भी रूस के पड़ोस में पहुंच सकती है। और इसी बात ने पुतिन और उनके अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि अकेले फिनलैंड से तो वो जीत सकते हैं, लेकिन अगर नेटो की सेना फिनलैंड पहुंच गई तो जंग भयंकर हो जाएगी, जिससे यूक्रेन युद्ध से बदतर हालात हो सकते हैं, क्योंकि रूस की सेना अकेली 31 देशों की सेना से लड़ेगी। मुमकिन है कि परमाणु युद्ध हो जाए, क्योंकि नेटो के पास खतरनाक परमाणु हथियार हैं। पुतिन ने इसी वजह से रूस और फिनलैंड की सीमा पर ध्यान देना शुरू कर दिया और वहां युद्ध अभ्यास करके अपने हथियारों और विमानों की धार चेक की। इधर कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। के.एस. ईश्वरप्पा फिलहाल कर्नाटक के शिवमोगा से बीजेपी विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों में लड़ने से इनकार कर दिया। ईश्वरप्पा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर अपने फैसलों के बारे में बताया, जिसके बाद कांग्रेस ने उन पर निशाना साध दिया। हालांकि बीजेपी ने के.एस. ईश्वरप्पा के फैसले का बचाव किया। योगदान बहुत है पार्टी मजबूत करने के लिए। के.एस. ईश्वरप्पा ने यह फैसला कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों पर लगातार हो रहे मंथन के बीच लिया। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अमेरिका ने एक बार फिर चीन की हेकड़ी निकाल दी है, क्योंकि उसका जंगी जहाज यूएसएस मिलियस एक बार फिर साउथ चाइना सी पहुंच गया। वो स्प्रैटली आइलैंड्स के आसपास मंडराता नजर आया। ये दावा चीन ने किया। उसने आरोप लगाया कि अमेरिका का जंगी जहाज गैर कानूनी तरीके से साउथ चाइना सी में घुसा, जबकि ये पूरा इलाका चीन का है। अमेरिका का जंगी जहाज ऐसे समय में साउथ चाइना सी में देखा गया जब चीन वहां युद्ध अभ्यास कर रहा था। उसने ताइवान की बर्बादी का ट्रेलर दिखाने वाला वीडियो भी जारी किया था, जिसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर अपने ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस मिलियस को वहां चक्कर लगाने भेज दिया, जिससे समंदर में जंग की जमीन तैयार होने लगी। क्योंकि अमेरिका का जंगी जहाज साउथ चाइना सी में उस समय घुसा जब चीन वहां 3 दिन तक युद्ध अभ्यास कर रहा था, जिस पर चीन तो भड़का, लेकिन अमेरिका ने इस घटना को रूटीन एक्सरसाइज बताकर चीन की हेकड़ी निकाल दी, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि साउथ चाइना सी पर चीन का अधिकार नहीं है। लेकिन चीन ने अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस मिलियस के साउथ चाइना सी में घुसते ही हाय तौबा मचानी शुरू कर दी, क्योंकि पिछले 1 महीने में दूसरी बार अमेरिका का ये ताकतवर जहाज साउथ चाइना सी घुसा। चीन ने आरोप लगाया कि इस बार अमेरिकी जहाज स्प्रैटली आइलैंड्स के आसपास मंडरा रहा था और ये गैर कानूनी है। चीन इसलिए भी चिढ़ा क्योंकि वो ताइवान के आसपास 3 दिन की मिलिट्री ड्रिल कर रहा था, जिसके जरिए वो अमेरिका को उसकी हद याद दिलाना चाहता था। चीन ने साउथ चाइना सी में एक बार फिर मिसाइलें दागी, लड़ाकू विमान उड़ाए, ताइवान की बर्बादी का ट्रेलर दिखाने वाला एनिमेटेड वीडियो तक जारी कर दिया। उसने ये सारा तमाशा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि बाइडेन ताइवान के आसपास अपना जहाज या विमान न भेजें। लेकिन हुआ उसकी उम्मीद से उल्टा। बाइडेन का जंगी जहाज युद्ध अभ्यास के दौरान ही वहां पहुंच गया, जिससे चीन की हेकड़ी निकल गई। उसकी अमेरिका को पीछे धकेलने की कोशिश पर पानी फिर गया, क्योंकि अमेरिका ने दोबारा अपना जहाज वहां भेजा और चीन की आंखों में आंखें डालकर उसे बता दिया कि वो साउथ चाइना सी में घुसेगा, वो भी डंके की चोट पर, क्योंकि प्रशांत महासागर चीन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हिस्सा है। लेकिन चीन अमेरिका के इस तर्क को नहीं मानता। वो इसलिए भी भड़का क्योंकि अमेरिका का यूएसएस मिलियस साउथ चाइना सी के स्प्रैटली आइलैंड्स के करीब पहुंच गया। स्प्रैटली आइलैंड्स के किनारे चीन, ताइवान और वियतनाम से लगते हैं और ये तीनों ही देश उसे अपना बताते हैं। लेकिन चीन अपनी ताकत के दम पर ताइवान और वियतनाम के दावे को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि चीन कहता है कि साउथ चाइना सी पर उसका कब्जा है और अगर किसी को वहां घुसना है तो वो उसकी इजाजत लेकर वहां आए। और उसकी यही दादागिरी अमेरिका को बर्दाश्त नहीं, जिसकी वजह से उसके 1 महीने में दूसरी बार यूएसएस मिलियस साउथ चाइना सी भेज दिया और खुलकर कहा कि उसे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले दिनों से अमेरिका के जंगी जहाज लगातार चीन के आसपास मंडरा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया था कि अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 700 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो वहीं चीन का शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 350 किलोमीटर दूर खड़ा है और दोनों कभी भी आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि वो लुजान स्ट्रेट के बाशी चैनल में खड़े हैं। लुजान स्ट्रेट के बाशी चैनल को सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है और ये फिलीपींस और ताइवान के बीच है। मतलब चीन और अमेरिका प्रशांत महासागर के उस हिस्से में लड़ने के लिए तैयार हैं जो फिलीपीन सागर और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। और इसीलिए लग रहा है कि अमेरिका और चीन किसी भी वक्त घनघोर युद्ध शुरू कर देंगे और जंग का मैदान बनेगा प्रशांत महासागर का साउथ चाइना सी, जो प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा है।
साउथ चाइना सी की सीमा दक्षिण और पूर्व में चीन की सीमा से लगती है। इसके अलावा साउथ चाइना सी के किनारे पर ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम भी बसे हैं। लेकिन चीन इसे अपना कहता है और छोटे छोटे देशों के अधिकार हड़पने की फिराक में रहता है। अब तो वो अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिका कभी वहां यूएसएस मिलियस भेजता है तो कभी निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर, जिससे लगता है कि बाइडेन खुद चीन से लड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो बार बार उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। इस बीच चीन ने एक बार फिर ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को चेतावनी दे दी। उसने दो टूक कहा कि ताइवान का समर्थन करने वाले देश उससे दूर हट जाएं। इसके साथ ही चीन ने ताइवान की सीमा में फिर अपने जंगी जहाजों और युद्धपोतों को भेज दिया। हालांकि उसने 3 दिनों की ही मिलिट्री ड्रिल का ऐलान किया था, जो एक दिन पहले खत्म हो गया। लेकिन चीन के लड़ाकू विमान एक बार फिर ताइवान के नजदीक गरजने लगे। उसके युद्धपोत फिर से ताइवान की धड़कनें बढ़ाने लगे। दुनिया को लगा था कि चीन की ये बौखलाहट खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने 3 दिनों की मिलिट्री ड्रिल का ही ऐलान किया था। इस दौरान उसने ताइवान और उसके साथ खड़े अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं, चीन ने ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर अपने खतरनाक तेवर भी दिखाए। ये अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो चीन और ताइवान को अलग करती है। इसके अलावा चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों ने भी ताइवान की सीमा के पास उड़ान भरी और उसकी घातक मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों ने ताइवान की घेरेबंदी की। ताइवान की नौसेना के मुताबिक इस दौरान चीन के 42 फाइटर प्लेन और 3 युद्धपोत उसकी सीमा के बेहद करीब पहुंच गए थे। यानी इन 3 दिनों में चीन ने वो सब कुछ किया जो किसी भी जंग को भड़काने के लिए काफी है। लेकिन इसके बाद भी चीन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के अमेरिकी दौरे को भुला नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके लाख मना करने के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति ने अमेरिका का दौरा किया था और चीन इसी बात पर तमतमाया हुआ है। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि उसके और ताइवान के बीच कोई तीसरा देश आए, और अमेरिका का तो नाम लेते ही वो जैसे आपा खो देता है, क्योंकि अमेरिका ताइवान का वो कवच है जिसने अब तक उसे चीन से बचा कर रखा है। इधर देश में कोरोना के मामले पिछले एक हफ्ते में करीब 80% बढ़ गए। इस दौरान 36,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले एक हफ्ते के दौरान हर रोज कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। केरल में कोरोना के केस एक ही हफ्ते में दुगने से भी ज्यादा हो गए, जबकि कोरोना अब देश के उन राज्यों में भी तेजी से पांव पसारने लगा है जहां एक हफ्ते पहले तक कोरोना के केस बेहद कम थे। उधर मुंबई में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए बीएमसी ने सख्ती बढ़ा दी। वहां सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों और कर्मचारियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ बीएमसी ने 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों से एहतियात के तौर पर फेस मास्क पहनने की अपील भी की, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को 328 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से एक मरीज की मौत हो गई। सोमवार तक महाराष्ट्र में कोरोना के 4,667 एक्टिव केस दर्ज किए गए। इस बीच इजरायल से अल अक्सा मस्जिद का बदला लेने के लिए तुर्की ईरान से हाथ मिलाता दिख रहा है। ईरान तो इजरायल पर आग बबूला था ही, अब तुर्की ने भी इजरायल को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन ही घुमा दिया और उनसे इजरायल के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा, ताकि जिस तरह इजरायल ने पिछले हफ्ते यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में घुसकर नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों को पीटा, उन्हें गिरफ्तार किया, उसके लिए इजरायल को सजा दी जा सके, उसे सबक सिखाया जा सके। ऐसा सबक कि इजरायल फिलिस्तीन के लोगों पर हाथ उठाना तो दूर, उन्हें छूने की भी हिम्मत न करे। ईरान तो इजरायल का जानी दुश्मन है, ऐसे में उसका इजरायल के खिलाफ आग उगलना समझ में आता है। लेकिन तुर्की के इजरायल से ठंडे पड़ रहे रिश्ते तो पिछले साल ही पटरी पर आए हैं। दोनों गिले शिकवे भुलाकर एक बार फिर अपनी पुरानी दोस्ती कायम करने की कोशिश में लगे हैं। मगर फिर भी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को कॉल कर दी और इजरायल के फिलिस्तीन पर होते हमलों के खिलाफ साथ आने को कहा। और ये कहकर तुर्की ने जैसे ईरान के मुंह की बात छीन ली, क्योंकि ईरान भी यही चाहता है। जब से इजरायल की पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद पर धावा बोला है, उसी दिन से ईरान मुस्लिम देशों को इजरायल से हिसाब बराबर करने के लिए कह रहा है। वो इजरायल के दोस्त और अपने पड़ोसी अजरबैजान तक को इजरायल के विरोध में उतरने को कह चुका है। यानी ऐसा लग रहा है कि अल अक्सा मस्जिद में रेड करके इजरायल ने जैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि उसकी कार्रवाई ने ईरान और तुर्की को एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर कर दिया। जबकि ईरान और तुर्की एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे, दोनों में हमेशा तू बड़ा या मैं बड़ा की लड़ाई रही है। क्योंकि तुर्की में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और ईरान भी मुस्लिम देश है, मगर इसके साथ दोनों पश्चिम एशिया की बड़ी ताकतें भी हैं, इसलिए दोनों में हमेशा एक दूसरे से आगे रहने की होड़ रही है और दोनों की कभी कुछ खास नहीं बनी। लेकिन तुर्की और ईरान की तरह फिलिस्तीन भी अरब मुस्लिम है और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तायब एर्दोआन तो फिलिस्तीन के कट्टर समर्थक रहे हैं और उन्होंने हमेशा फिलिस्तीन की अलग देश की मांग का समर्थन किया है। इसलिए ईरान और तुर्की इजरायल के विरोध में खड़े हो गए।